नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल अर्थशास्त्र में। दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम अल्बर्ट आइंस्टीन के एक कोट के साथ। उन्होंने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। चक्रवृद्धि ब्याज इस दुनिया का 8वां अजूबा है। जिसने इसको पहचान लिया वो कमाता है और जिसने इसे नहीं पहचाना वो गंवाता रहता है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हमें म्यूचुअल फंड खरीदने चाहिए या फिर अपना खुद का डीमैट अकाउंट बनाकर शेयर खरीदने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है। वो फंड को मैनेज करता है और ये फंड बहुत सारे आम जनता का होता है। आम जनता इन द सेंस इसके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है, वो कहीं और बिजी है, या फिर शेयर मार्केट का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो वो किसी ऐसे आदमी को ढूंढता है। इन दैट केस फंड मैनेजर के पास जाता है वर्चुअली, अब तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, और अपना पैसा उसे देता है कि भाई ये लो मेरा पैसा और तुम्हें जहाँ सही लगता है वहाँ लगाओ। और ये संस्था अपने हिसाब से इन्वेस्ट करती है। लेकिन इससे पहले इस संस्था के कई सारे सब पार्ट हैं, जैसे कि आपका पैसा कहाँ लगाना है, किस प्रोबेबल एरिया में लगाना है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो। जैसे कि इक्विटी फंड में लगाना है या फिक्स्ड इनकम फंड में लगाना है, बॉन्ड फंड में लगाना है, इंडेक्स फंड में लगाना है, बैलेंस फंड में लगाना है, मनी मार्केट फंड में लगाना है। ऐसे बहुत सारे विकल्प होते हैं हमारे पास जहाँ पे ये पैसा लगाया जा सकता है। तो जब हम अपना पैसा देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारा पैसा होता है, उसके पास हजारों आदमियों के करोड़ों रुपए होते हैं। तो वो फंड मैनेजर अपनी मर्जी से जब इन्वेस्ट करता है तो हमारा जितना रुपया होता है उसी के अनुपात में हमें एनएवी मिलती है। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। मान लो कुल 100 रुपये का फंड है और आपने 1 रुपये दिया है, तो आप उसने जितना भी खरीदा है उसका 100वां भाग आपको अलॉट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड 2 टाइप के होते हैं, एक तो रेगुलर प्लान, दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान में म्यूचुअल फंड मैनेजर अपनी फीस लेता है और कुछ कमीशन लेता है, प्लस जब आपको बेनिफिट होता है तो उसमें से भी कुछ पैसे वो काटता है। लेकिन डायरेक्ट प्लान में यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, फंड मैनेजर को कमीशन नहीं देना पड़ता है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ म्यूचुअल फंड की। जैसे अभी मैंने आपको बताया था इक्विटी फंड, फिक्स्ड इनकम फंड, ETC। तो सबसे पहले जानेंगे इक्विटी फंड क्या है। नंबर 1, इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में साधारणतया जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं उन कंपनियों को खरीदता है। और फिक्स्ड इनकम फंड में शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसमें खरीदते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉरपोरेट बॉन्ड, डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तीसरा ऑप्शन है बॉन्ड फंड। बॉन्ड फंड में हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड खरीदते हैं। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड होता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट रिस्क कहा जाता है। जब इंटरेस्ट ऊपर जाता है तो बॉन्ड फंड की वैल्यू कम होती है, मतलब बॉन्ड फंड की कमाई कम होती जाती है। इसके बाद चौथा ऑप्शन आता है इंडेक्स फंड का। अब हमने फंड मैनेजर को पैसे तो दे दिए, वो कौन से शेयर खरीद रहा है ये उसके ऊपर होता है। इंडेक्स फंड में वो अवॉइड हो जाता है, वो बाध्य हो जाता है कि जो भी इंडेक्स के फंड हैं, जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक या सेंसेक्स 100 के स्टॉक, वो वही स्टॉक को खरीदे। ये कम वॉलेटाइल होते हैं, कम रिस्की होते हैं। फिर इसके बाद आता है बैलेंस फंड। ये दोनों का मिक्स होता है, इसमें बॉन्ड भी होते हैं और इक्विटी भी होती है। ये सबसे ज़्यादा बैलेंस माना जाता है। उसके बाद होता है मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड सबसे सेफ माना जाता है और ऑलमोस्ट रिस्क फ्री माना जाता है। जैसे इसमें गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स वगैरह खरीदे जाते हैं।
लेकिन इसमें हमें कमाई बाकी इंस्ट्रूमेंट की तुलना में बहुत कम होती है। लेकिन एक बात की गारंटी होती है, लगभग जो बैंक का सेविंग अकाउंट है उससे ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे। तो आप कम से कम इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही सकते हैं। इसके बाद आते हैं इंटरनेशनल फंड। अगर आप भारत में रहते हो, आप चाहते हो एप्पल, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियां इन्वेस्ट करो, तो ये बॉन्ड सबसे उचित होते हैं। उसके बाद आता है स्पेशलिटी फंड्स। ये रिजिड कैटेगरी के होते हैं। जैसे आपने केमिकल फंड को सिलेक्ट कर लिया, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सिलेक्ट कर लिया, या फिर आईटी कंपनीज को सिलेक्ट कर लिया, तो ये फंड मैनेजर उस कैटेगरी में ही हमारा पैसा लगाएंगे। और एक और ऑप्शन आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ETF। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे हम अपने विकल्प चुन सकते हैं कि हमें इस क्षेत्र में पैसे लगाने हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के एडवांटेज के बारे में। तो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि वॉरेन बफेट जी ने कहा है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन ए सिंगल ट्रे। अर्थात अपने सभी अंडों को सिर्फ एक ट्रे में नहीं रखना है, उन्हें अलग अलग ट्रे में रखना है। और ऐसा ही शयन विज्ञान भी कहता है, during enemy air attack, if all the personal equipment are centrally located, it may lead to mass destruction. To avoid the same, it will be beneficial to spread out the things with a proper dispersion plan. अर्थात अपना सारा सामान, सारी मैन पावर को एक ही जगह पे नहीं रखना है, वरना अगर दुश्मन एक जगह पे बम गिराता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, हमेशा अपने फंड को डाइवर्सिफाई करो, चाहे वो डिफरेंट सेक्टर हो या वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हो। नंबर 2 पर आते हैं। म्यूचुअल फंड का दूसरा बेनिफिट है इजी एक्सेस। हमें कुछ नहीं करना है, बस एक अकाउंट खुलवाना है और म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, अपना क्षेत्र चुनना है और पैसे जमा करने हैं, बस हमारा काम शुरू हो जाएगा। म्यूचुअल फंड का तीसरा एडवांटेज है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सारे म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल मैनेजर द्वारा मैनेज किए जाते हैं। उनके पास शेयर मार्केट का विशाल अनुभव होता है, इसलिए हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसका चौथा फायदा है फ्रीडम ऑफ चॉइस। आप किसी भी क्षेत्र से, किसी भी सेक्टर से म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका पांचवा फायदा है ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड हमेशा रेगुलेटेड होता है सेबी द्वारा। इसमें भी किसी भी घोटाले या घपले की संदेह बहुत कम होती है, अतः हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारा पैसा कहीं भी गलत हाथों में नहीं जाएगा। और इसका सबसे अंतिम बेनिफिट है लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हमारे पास 1000 रुपये है तो हम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं, 2000 है तो 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, जितना भी है हम उतना जमा कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अब जहाँ म्यूचुअल फंड के इतने फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। तो सबसे बड़ा नुकसान है म्यूचुअल फंड मैनेजर का फीस और कमीशन। जैसे हमें 1 लाख का 1 से 2% जो कि म्यूचुअल फंड मैनेजर का फीस होता है बहुत कम लगता है, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसका दूसरा निगेटिव है लार्ज कैश प्रेजेंस। जैसे आपने बैंक में देखा होगा, बैंक के पास एक निश्चित लिक्विडिटी होनी चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है। वैसे ही म्यूचुअल फंड के पास एक रिजर्व कैश होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई अपने पैसे निकालता है अचानक से तो म्यूचुअल फंड उसे मैनेज कर सके और उसे पैसे प्रोवाइड कर सके। म्यूचुअल फंड का तीसरा ड्रॉबैक है जो डिफ़िकल्टी इन कंपेयरिंग फंड्स। आप अपने फंड्स को कंपेयर नहीं कर सकते कि मुझे इस सेक्टर में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या इस सेक्टर में हो रहा है। अगला डिसएडवांटेज है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन होल्डिंग। हाँ, ये बात सही है कि हमारे पैसों की ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन हमने कितने इक्विटी फंड लिए हैं, कितने डेट लिए हैं, कितने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ली हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं चलती है। और इसका अगला डिसएडवांटेज है फ्लक्चुएटिंग रिटर्न। हमें म्यूचुअल फंड में कभी ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कभी
कम पैसे मिलते हैं, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। और डाइल्यूशन एंड डिवर्सिफिकेशन, इसका मतलब कुछ मैं इस तरह से समझाना चाहूँगा, जैसे बहुत ज़्यादा प्रकाश में कभी कभी हमें नहीं दिखता है, वैसे ही टू मच इन्फॉर्मेशन जब हो जाती है तब भी हम बिल्कुल डिलेमा में हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वैसे ही 1-2 शेयर को 40-50 शेयर को मैनेज करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जहाँ पे 100 शेयर 200 शेयर खरीदे जाते हैं तो आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लॉन्ग टर्म में आपका इफ़ेक्टिव रिटर्न कम दिखाई देता है। तो ये हुआ हमारा म्यूचुअल फंड का एनालिसिस। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इक्विटी के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही और भी बहुत सारी जानकारी के लिए जय हिंद, जय भारत।